7 श्रृंखला अभिक्रिया। ये खबर कि काला सागर का समुद्री डाकू सरदार अम्मान राक्षस को मारने में असफल रहा है और लगभग नष्ट हो गया है, जल्द ही पूरे कैरेबियन सागर में फैल गई। तुरंत ही समुद्री लुटेरे एक बार फिर से घबरा गए, यहाँ तक कि जिन लोगों ने पहले कभी राक्षस का सामना नहीं किया था और उन्हें लगता था कि राक्षस कुछ खास नहीं होते, उन्हें भी आखिरकार एहसास हुआ कि राक्षस कितना शक्तिशाली था। ये ब्लैक सी के समुद्री डाकू लॉर्ड का पूरा बेड़ा था। ऐसा बेड़ा रॉयल नेवी बेड़े से भिड़ने पर भी बिना किसी नुकसान के बच सकता था, लेकिन राक्षस ने उसे हरा दिया। खास तौर पर यह कहा गया कि दानव ने समुद्री डाकू लॉर्ड अम्मान को लगभग मार ही डाला था। अगर समुद्र के शैतान डेवी जोन्स महत्वपूर्ण क्षण में प्रकट नहीं होते तो 9 समुद्री डाकू लॉर्ड पहले ही 8 हो गए होते। समुद्री डाकुओं में चर्च के विश्वासियों की कमी नहीं थी। ये खबर सुनने के बाद ये विश्वासी प्रार्थना करने से खुद को नहीं रोक पाए, उम्मीद करते हुए कि पवित्र पिता और पवित्र आत्मा उनकी प्रार्थना सुनेंगे और इस राक्षस को खत्म करने के लिए एक दूत भेजेंगे। अब कैरेबियन सागर के सभी समुद्री डाकू समुद्र में जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। उन्हें डर था कि वे फ्रोजन घोस्ट शिप से टकरा जाएंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह थी कि सामान्य समुद्री व्यापार बहुत बेहतर हो गया था, क्योंकि समुद्री डाकू गतिविधि अब बड़े पैमाने पर नहीं थी। हालांकि हर कोई जानता था कि ऐसी स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये खोज का महान युग था और समुद्र में बहुत सारे लाभ थे। समुद्री डाकू कुछ समय के लिए खुद को रोक सकते थे, लेकिन वे खुद को हमेशा के लिए रोक नहीं सकते थे। कुंजी ये थी कि इस जमे हुए भूख जहाज और राक्षस की समस्या को कैसे हल किया जाए। जब समुद्री डाकू लॉर्ड अम्मान दयनीय स्थिति में वापस लौटा तो उसने पहले ही अन्य समुद्री डाकू लॉर्ड्स को एक संदेश भेज दिया था, जिसमें उसने समाधान खोजने के लिए समुद्री डाकू लॉर्ड्स की एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था। स्वाभाविक रूप से समुद्री डाकुओं को यह खबर पता चल गई थी, इसलिए वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर सकते थे। अम्मान ने एक समुद्री डाकू लॉर्ड मीटिंग आयोजित करना चाहता था। उसका इरादा ये देखना था कि क्या 9 समुद्री डाकू लॉर्ड्स की शक्ति इस राक्षस को सील कर सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कैलिप्सो पर सील थी। हालांकि एक हफ्ते बाद ही उन्हें जो खबर मिली वह बहुत अच्छी नहीं थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2 समुद्री लुटेरों ने साफ साफ कह दिया था कि वे नहीं आएंगे। हर समुद्री डाकू सरदार का अपना क्षेत्र था, लेकिन रॉय और कैसेंड्रा के बदले का असर सिर्फ कैरेबियन सागर पर पड़ा। दूसरे समुद्री डाकू सरदार जो दूर थे प्रभावित नहीं हुए, इसलिए स्वार्थ के कारण वे कीचड़ भरे पानी में शामिल होने का इरादा नहीं रखते थे। वे फिलहाल बेफिक्र थे। दरअसल पत्रों में उन्होंने अम्मान का मजाक भी उड़ाया और कहा कि उसने खुद को ज्यादा आंका है, वह काला सागर में ही क्यों नहीं रहा और इसके खत्म होने का इंतजार क्यों नहीं किया, उसे दिखावा क्यों करना पड़ा। अब जबकि उसका बेड़ा लगभग खत्म हो चुका था, उसे बस अपना अभिमान निगल लेना चाहिए और वह अपने लिए बदला लेने के लिए दूसरे समुद्री डाकू सरदारों को पानी में घसीटने के बारे में भूल सकता था। जब अम्मान ने जवाब देखे तो वह गुस्से से अपने पैर पटकने लगा। उसने चाहा कि वह वुडू गुड़िया का इस्तेमाल करके उन लोगों को शाप दे सके जो चोट पर नमक छिड़क रहे थे। न केवल ये 2 समुद्री डाकू लॉर्ड, बल्कि उन्हें खबर मिली कि बाकी समुद्री डाकू लॉर्ड भी आने की योजना नहीं बना रहे थे। कोई विकल्प न होने पर अम्मान केवल डेवी जोन्स को ही ढूंढ सकती थी, इस उम्मीद में कि वह प्रकट होकर अन्य समुद्री डाकुओं को इकट्ठा कर सकेगा, जैसे उस समय किया था जब उन्होंने समुद्र देवी कैलिप्सो को बंद किया था। हालांकि डेवी जोन्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के अम्मान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि वह राक्षस पर दोबारा हमला नहीं करेंगे। डेवी जोन्स को अच्छी तरह पता था कि वह इस राक्षस के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। डेवी जोन्स की शक्ति फ्लाइंग डचमैन से आती थी और उसकी मुख्य क्षमता पानी और लहरों को नियंत्रित करना था, लेकिन दुर्भाग्य से इस राक्षस ने थन की शक्ति का इस्तेमाल किया, जो उन पौराणिक राक्षसों से बिल्कुल अलग थी जो आग की शक्ति का इस्तेमाल करते थे। हालांकि डेवी जोन्स मर नहीं सकता था, लेकिन वह इस राक्षस को मार भी नहीं सकता था। वह केवल यही सोच सकता था कि क्रैकन को इस राक्षस को खाने का तरीका सोचने के लिए कहा जाए और फिर उसे अपने ही दानव कारागार में कैद कर दिया जाए, जो दुनिया के अंत में था, एक ऐसी भूमि जहां कोई नहीं था। शायद यही इस राक्षस को सही मायने में फंसाने का एकमात्र तरीका था। हालांकि डेवी जोन्स ने इस विधि के बारे में एमन को नहीं बताया, क्योंकि इस विधि की सफलता दर बहुत कम थी। इस राक्षस में भयावह ताकत थी। उस समय उसने क्रैकन को समुद्र से लगभग बाहर खींच लिया था, साथ ही वह बहुत तेज गति से उड़ सकता था। क्रैकन उसे इस तरह कैसे निगल सकता था। डेवी जोन्स भी इस झंझट में शामिल होने के लिए तैयार नहीं था। वह अम्मान को बचाने के लिए इसलिए आया था क्योंकि वह समुद्री लुटेरों में से एक था और कैलिप्सो पर मुहर का एक हिस्सा उसके पास था। उसे बस ये सुनिश्चित करना था कि अम्मान की मौत न हो और बाकी का उससे कोई लेना देना नहीं था। फ्लाइंग डचमैन के कप्तान के रूप में उसे समुद्री लुटेरों की तरह जीवित रहने के लिए जहाजों को लूटने की जरूरत नहीं थी और दानव का लक्ष्य भी वह नहीं था। तो क्या इतने शक्तिशाली दानव के साथ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना उचित था? डेवी जोन्स इससे निपटने के लिए तैयार नहीं था और अन्य समुद्री डाकू लॉर्ड्स के अपने विचार थे और वे नहीं आना चाहते थे। इस समय अम्मान को भी एहसास हुआ कि उसे बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने बस इसे अनदेखा करने का फैसला किया। वह अपने बचे हुए बेड़े को काला सागर में वापस ले आया। ये कैरेबियन सागर था, उसका क्षेत्र नहीं, इसलिए उसे यहां समुद्री डाकुओं के लिए कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब अम्मान के जाने की खबर आई तो कैरेबियन सागर के सभी समुद्री डाकू स्तब्ध रह गए। वे अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि समुद्री डाकू सरदार बाहर आएगा और उनके लिए फैसला करेगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अम्मान उन्हें अकेला छोड़ देगा। जिन समुद्री लुटेरों का कोई नेता नहीं था, वे अंततः बहस करने लगे। इसी दौरान तरह तरह के विचार सामने आने लगे। कुछ लोगों ने कैरिबियन सागर में सभी समुद्री लुटेरों को इकट्ठा करके राक्षस से लड़ने की वकालत की, जबकि अन्य लोगों ने चर्च और रॉयल नेवी से संपर्क करके राक्षस का शिकार करने की वकालत की। दूसरों को लगा कि वे हथियारों को ढूंढकर उन्हें राक्षस को सौंप सकते हैं, चाहे कोई भी तर्क हो। समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा थी। नतीजतन तीनों पक्ष लगातार बहस करते रहे। हर दिन एक मौखिक लड़ाई जल्दी ही एक समूह झगड़े में बदल जाती। वे तब तक लड़ते रहे जब तक उनके चेहरे पर चोट नहीं लग गई और वे घायल नहीं हो गए, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। रॉय पहले से ही इस स्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार थे। उन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि उन्हें इन बिखरे हुए समुद्री लुटेरों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कैसेंड्रा के साथ समुद्र में इन समुद्री डाकुओं पर हमला करना जारी रखा जब तक वे समुद्र में जाने की हिम्मत करते। रॉय सुनिश्चित करता कि वे वापस न आए और उनकी आत्माओं को इकट्ठा करता। वह यह भी जानता था कि कैसेंड्रा को मारने वाले समुद्री लुटेरों ने खबर सुन ली होगी और छिप गए होंगे, अन्यथा अगर वे अभी भी समुद्र में दिखाई देने की हिम्मत करते तो उन्हें रॉय और कैसेंड्रा द्वारा बहुत पहले ही खोज लिया जाना चाहिए था। वे छिप गए थे और कैरेबियन सागर के अन्य समुद्री डाकू बलि का बकरा बन गए थे।
रॉय को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उसके लिए कैसेंड्रा को बदला लेने और दानव अनुबंध को पूरा करने में मदद करना एक लक्ष्य था, और दूसरा लक्ष्य अधिक से अधिक आत्माओं को इकट्ठा करना था, ताकि वह हर बार दूसरी दुनिया में जाने पर खाली हाथ न लौटे। हत्यारे जितने लंबे समय तक छिपे रहेंगे, उतना ही दूसरे समुद्री डाकू उनसे नफरत करेंगे। अंत में वे रॉय को इन लोगों को खोदने में मदद करेंगे। रॉय ने जो आत्माएं एकत्र की, उनका इस्तेमाल उसकी जादुई शक्ति को मजबूत करने के लिए किया गया। डेवी जोन्स के साथ लड़ाई में रॉय ने पाया कि इन वैकल्पिक दुनियाओं में कुछ अविश्वसनीय शक्तियां थीं। हालांकि डेवी जोन्स का जादू रॉय के खिलाफ उपयोगी नहीं था, लेकिन फ्लाइंग डचमैन की अमर विशेषताओं ने रॉय को परेशान कर दिया। बेशक अगर रॉय वाकई डेवी जोन्स से निपटना चाहता था, तो यह संभव नहीं था। जब फ्लाइंग डचमैन का पुनर्जन्म हुआ, तो रॉय को लगा कि भूत जहाज पर जादू की शक्ति थोड़ी कम हो गई है। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसकी फ्रॉस्ट पावर में निहित मैजिक पावर वायरस ने भूत जहाज में कुछ जादुई शक्ति को निगल लिया था। अगर वह जहाज को फ्रीज कर सकता है और मैजिक पावर वायरस को भूत जहाज में जादुई शक्ति को लगातार निगलने की अनुमति दे सकता है, तो वह वास्तव में फ्लाइंग डचमैन को उसके स्रोत से नष्ट करने में सक्षम हो सकता है। हालांकि वायरस द्वारा खपत की गई जादुई शक्ति की मात्रा बहुत कम थी, और फ्लाइंग डचमैन में निहित जादुई शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी। रॉय को नहीं पता था कि वायरस को इसे खाने में कितना समय लगेगा, शायद इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। इसलिए उस समय रॉय का पीछे हटना इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में उसे परेशान करना जारी नहीं रखना चाहता था। समय और प्रयास के अलावा उसे लगा कि उसे समुद्र देवी कैलिप्सो की प्रतिक्रिया पर भी विचार करना होगा। आखिरकार फ्लाइंग डचमैन उसका था। अगर रॉय ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया, तो यह समुद्र देवी को अपमानित करने के बराबर होगा। अगले दिनों में यह साबित हो गया कि डेवी जोन्स का उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था, और फ्लाइंग डचमैन फिर कभी रॉय के सामने नहीं आया। कैरेबियन सागर के समुद्री लुटेरे लंबे समय से बहस कर रहे थे, लेकिन वे अभी भी कोई उपाय नहीं निकाल पा रहे थे। जैसे जैसे वे गरीब होते गए, उन्हें एहसास हुआ कि वे इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें नेतृत्व करने और निर्णय लेने के लिए किसी को ढूंढना था। इस प्रकार उन्होंने कैरेबियन सागर के समुद्री लुटेरों को खोजने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। और कैरेबियन सागर का समुद्री डाकू राजा कौन था? प्रसिद्ध जैक स्पैरो। जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल का कप्तान था, और उसके पिता एडवर्ड टीग कभी समुद्री लुटेरे सरदार थे, जो कैरेबियन सागर पर राज करते थे। जब उनके पिता सेवानिवृत्त हुए और समुद्री लुटेरे संहिता के रक्षक बन गए, तो उन्होंने कैलिप्सो को सील करने वाली वस्तु जैक स्पैरो को दे दी। इसलिए जैक स्पैरो कैरेबियन सागर का वर्तमान समुद्री लुटेरा सरदार था। हालांकि समस्या ये थी कि समुद्री लुटेरों ने जैक स्पैरो को लंबे समय से नहीं देखा था। चारों ओर पूछताछ करने के बाद उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि ब्लैक पर्ल पर विद्रोह हो गया था। बारबोसा, एक समुद्री डाकू जिसने अपने दिवालियापन के कारण एडवर्ड टीग के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, ने ब्लैक पर्ल पर चालक दल को विद्रोह के लिए उकसाया था, क्योंकि वह जैक स्पैरो को उत्तराधिकारी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। जैक स्पैरो को निर्वासित करने के बाद उन्होंने ब्लैक पर्ल पर कब्जा कर लिया। संयोगवश ये घटना दानव और लिच के प्रकट होने के कुछ ही समय बाद की है। जैक स्पैरो को निर्वासित कर दिया गया था, और किसी को भी नहीं पता था कि वह अब कहाँ है। जब समुद्री लुटेरों ने ये खबर सुनी, तो वे और भी हैरान रह गए। उनके पास बारबोसा की तलाश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्हें उम्मीद थी कि वह बाहर आएगा और स्थिति को संभालेगा। इस प्रकार समुद्री डाकुओं ने ब्लैक पर्ल की खोज शुरू कर दी। हालांकि उन्हें यह नहीं पता था कि जब वे ब्लैक पर्ल की खोज कर रहे थे, तो रॉय के जमे हुए भूत जहाज ने एक अतिथि का स्वागत किया था, और यह अतिथि वही था जिसे समुद्री डाकू पहले ढूंढना चाहते थे, कैरेबियन सागर का समुद्री डाकू राजा जैक स्पैरो। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 108 एक और डील। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 108 एक और डील ऑनलाइन पढ़ें सभी पेज नोवेल बिन। अध्याय 108 एक और सौदा। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। हालांकि यह जहाज एक जमे हुए भूत जहाज में बदल गया था, लेकिन इसकी प्रकृति में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। चूंकि रॉय और कैसेंड्रा को सूरज की रोशनी से नफरत थी, इसलिए रॉय ने जहाज को न केवल रहस्य की भावना पैदा करने के लिए, बल्कि उस पर तापमान के अंतर का उपयोग करके सूरज की रोशनी को अवरुद्ध करने के लिए कोहरा बनाने के लिए जमा दिया था। इस तरह पूरा जहाज वास्तव में कोहरे की एक पतली परत में ढका हुआ था, और केवल उसके पास जाकर ही आप जमे हुए भूत जहाज को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। जब तक आप इस जहाज को खोजते हैं, तब तक आप इसके बहुत करीब पहुंच चुके होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई भूत आया और गायब हो गया। यही वजह है कि कैरेबियन सागर के लोग इस जहाज को भूतहा जहाज कहते हैं। कैरेबियन सागर में नौकायन करने वाले लोग, चाहे वे समुद्री डाकू हो या व्यापारी, पहले ही अपना सबक सीख चुके थे। जैसे ही उन्हें समुद्र में कोहरा दिखाई देता, वे अवचेतन रूप से सोचते कि फ्रोजन घोस्ट छिपा गई है और तुरंत रास्ता बदल लेते। अगर वे वास्तव में इससे बच नहीं सकते थे, तो वे सावधानी से जहाज को रोक देते और आगे बढ़ने से पहले कोहरे को अच्छी तरह से देखने तक इंतजार करते। सभी ने जमे हुए भूत जहाज से परहेज किया। इस वजह से जब रॉय ने देखा कि किसी ने जमे हुए भूत जहाज की तलाश करने की पहल की है, तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान था। विशेष रूप से रॉय ने इस व्यक्ति को एक नजर में पहचान लिया, जैक स्पैरो। सच कहे तो जब रॉय ने जैक स्पैरो को देखा, तो वह थोड़ा हैरान रह गया, क्योंकि उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया था। वह एक छोटी नाव चला रहा था। जैसे ही वह कोहरे से गुजरा और जमे हुए भूत जहाज के पास पहुंचा, उसने जहाज की तरफ हाथ हिलाया और चिल्लाया, अरे रुको, मदद करो। मोटा टाइगर सबसे पहले आवाज सुनने वाला था। उसने जहाज के किनारे अपना सिर झुकाया और जैक स्पैरो की तरफ देखा। जब जैक स्पैरो ने मोटा टाइगर देखा, तो वह और भी खुश हो गया। उसने मोटा टाइगर की तरफ देखा और चिल्लाया, कुत्ता, अच्छा कुत्ता, क्या तुम रस्सी की सीढ़ी नीचे कर सकते हो और मुझे ऊपर जाने दो। मोटा बाघ अपने तीनों सिर झुकाकर खड़ा हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह आदमी जो थोड़ा पागल लग रहा था, उससे क्यों नहीं डर रहा था, बल्कि जहाज पर चढ़ना क्यों चाहता था। इस समय कैसेंड्रा भी तैरकर ऊपर आ गई। वह फिर टाइगर के पास खड़ी थी और ठंडे चेहरे से जैक स्पैरो को देख रही थी। अरे, यह नहीं कहा जा सकता था कि उसका चेहरा ठंडा था, क्योंकि कैसेंड्रा का कोई चेहरा नहीं था, केवल एक कंकाल था, इसलिए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह जैक स्पैरो को घूर रही थी। एक कंकाल द्वारा इस तरह घूरे जाने पर एक सामान्य व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाते। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाता और पीछे मुड़कर भागना चाहता, लेकिन जैक स्पैरो ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी कप्तान की टोपी उतारी और एक सज्जन व्यक्ति की तरह झुककर प्रणाम किया। मैडम, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं।
कैसेंड्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हालांकि दुनिया की नजरों में वह एक भयानक लिच थी, लेकिन उसकी यादों में वह अभी भी वही किशोरी थी। जब कोई उसे देखता तो या तो डर जाता या उसे मार डालना चाहता, लेकिन किसी ने कभी उसका इस तरह से स्वागत नहीं किया था। कैसेंड्रा खुद को रोक नहीं सकी और उसने मुड़कर रॉय की ओर देखा, जो डेक पर एक बड़ी जमी हुई कुर्सी पर बैठा था। उसे ऊपर आने दो। रॉय थोड़ा अवाक था। ऐसा लग रहा था कि जैक स्पैरो अफवाहों के मुताबिक ही साहसी था। उसने वास्तव में उस जहाज को खोजने की पहल की जहां दानव, नरक का कुत्ता और लिच से। हालांकि वह ये जानने के लिए भी उत्सुक था कि जैक स्पैरो क्या करना चाहता था। रॉय, जिसके पास नेविगेशन का ज्ञान नहीं था, उसे यह एहसास नहीं था कि विशाल समुद्र में अपने जमे हुए भूख जहाज को ढूंढना कितना मुश्किल था। मोटे बाघ ने जहाज के किनारे से जमी हुई रस्सी की सीढ़ी को नीचे उतारा। जैक स्पैरो ने रस्सी की सीढ़ी को देखा और उसे परखने के लिए सावधानी से एक पैर से उस पर कदम रखा। जब उसे एहसास हुआ कि यह नहीं टूटेगी, तो वह रस्सी की सीढ़ी पर चढ़ गया। डेक पर पहुंचने के बाद मोटा बाघ स्वाभाविक रूप से आगे झुका और जैक स्पैरो को सूंघा। रॉय को पता चल गया कि जब मोटा बाघ आगे बढ़ा तो जैक स्पैरो बहुत घबरा गया था और उसका पूरा शरीर तनाव में था। लेकिन यह महसूस करने के बाद कि मोटा बाघ उस पर हमला करने का इरादा नहीं रखता, उसने आराम किया और धीरे से अपना हाथ हिलाया, सावधानी से मोटे बाघ को दूर भगाने की कोशिश की। मोटे टाइगर ने उसकी खुशबू सूंघी और यह महसूस करने के बाद कि वह एक साधारण व्यक्ति था और कोई खतरा नहीं था, वहां से चला गया। इस समय एक नौकरानी की तरह कैसेंड्रा बिना कुछ कहे रॉय के बगल में खड़ी रही और रॉय अपनी कुर्सी पर लेट गया और चुपचाप जैक स्पैरो को देखता रहा। हालांकि जैक स्पैरो को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाई और रॉय को प्रणाम किया। आहा, आप जरूर महान राक्षस राजा होंगे जिनकी प्रसिद्धि समुद्र में जंगल की आग की तरह फैल रही है। मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ। मैं कैप्टन जैक स्पैरो हूँ, ब्लैक पर्ल का कैप्टन। रॉय ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे घूरता रहा। जैक स्पैरो कांप उठा, अपनी बाहें रगड़ते हुए बोला, मैं कहता हूँ ये जहाज बहुत ठंडा है, क्या तुम गर्मी पाने के लिए आग जलाना नहीं चाहते? ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम गर्मी पाने के लिए आग नहीं जलाने वाले हो। जैक स्पैरो सिर्फ अपना स्वर बदल सका। तो अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या मैं रम का एक घूंट पी सकता हूँ, क्योंकि मैं अब ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। रॉय ने फिर भी कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जैक स्पैरो को अकेले प्रदर्शन करते देख रहा था। ये दृश्य बेहद अजीब था। जैक स्पैरो को भी एहसास हुआ कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर इस स्थिति से निपटने में असमर्थ था, इसलिए उसने बस हार मान ली। उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करने के लिए यहाँ हूँ। ये सुनने के बाद रॉय ने आखिरकार अपना मुंह खोला। वह धीरे से उठकर बैठा और अपनी थोड़ी उठाकर जैक स्पैरो की तरफ इशारा किया। ओह, क्या बात है। जैक स्पैरो दो छोटे कदम चलकर रॉय की सीट के पास आया और फुसफुसाया, मैंने सुना है कि आप समुद्री डाकुओं के एक समूह की तलाश कर रहे थे और उनमें से एक का कान गायब है ना? क्या आप जानते हैं कि वे कौन है? ये सुनकर कैसेंड्रा ने बीच में टोककर पूछा। मैडम, मुझे नहीं पता, जैक स्पैरो ने आकर्षक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मैं उन्हें ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। कैसेंड्रा क्रोधित हो गई, तुम तो जानते ही नहीं कि वे कौन है, तो तुम उन्हें कैसे ढूंढ पाओगे? हालांकि जैक स्पैरो की बातें सुनने के बाद रॉय को प्रेरणा मिली और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। कंपास। जैक स्पैरो जिस कंपास की बात कर रहा था वह उसका कंपास था, जो उस दिशा की ओर इशारा कर सकता था जिसे वह खोज रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, जैक स्पैरो ने अपनी बाहों से एक छोटा सा चौकोर डिब्बा निकाला और उसे खोला तो उसके अंदर की सुई बाहर आ गई। उसने कंपास को हिलाया और कैसेंड्रा से कहा, मैडम, कभी कभी मुझे नहीं पता होता कि सामने वाला कौन है और मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं। इस कंपास में जादुई शक्ति है। जब आप इसे पकड़ते हैं तो यह आपके दिल में जो सबसे ज्यादा इच्छा है उसका अनुसरण कर सकता है और फिर आपको उस तक पहुंचने की दिशा बता सकता है। रॉय ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से कंपास छीन लिया। रॉय ने कंपास को पकड़ा और ध्यान से उसमें मौजूद जादुई शक्ति को महसूस किया। उसने पाया कि कंपास में मौजूद कमजोर जादुई शक्ति फ्लाइंग डचमैन की जादुई शक्ति से काफी मिलती जुलती थी। ये संभवतः समुद्र देवी कैलिप्सो की रचना भी थी। जैक स्पैरो से रॉय ने उसका कंपास छीन लिया था और वह उसे वापस लेना चाहता था, लेकिन दुविधा में दिखने के कारण उसकी हिम्मत नहीं हुई। रॉय ने भावशून्यता से उसकी ओर देखा और कहा, चूंकि यह कंपास इतना जादुई है तो क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें लूट लूंगा? नहीं नहीं, बेहतर होगा कि तुम ऐसा न करो। जैक स्पैरो ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी उंगलियां एक अजीब इशारे में धीरे से लहराईं। जैसे ही उसने कहा, यह कंपास दूसरों को तभी उधार दिया जा सकता है जब मैं इसकी इजाजत दूं। अगर तुम इसे मुझसे छीन लोगे तो यह बेकार हो जाएगा। रॉय ने कंपास को देखा और पाया कि सुई अनियमित रूप से घूम रही थी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉय वास्तव में कहीं जाना नहीं चाहता था। रॉय को पता था कि जैक स्पैरो झूठ बोल रहा था। उसकी अनुमति मांगने का क्या मतलब था? रॉय को स्पष्ट रूप से याद आया कि बारबोसा और लॉर्ड बेकेट के मन में जैक स्पैरो का कंपास लेने का विचार था। अगर वे वास्तव में बिना अनुमति के इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे तो फिर भी इन लोगों के मन में कंपास लेने का इरादा क्यों था? हालांकि रॉय को पता था कि उसने झूठ बोला है, फिर भी उसने जैक स्पैरो को बेनकाब नहीं किया। कंपास वापस उसे फेंकने के बाद रॉय ने पूछा, मुझे बताओ, तुम क्या चाहते हो? बहुत बढ़िया, जैक स्पैरो ने कंपास लेते हुए प्रशंसा की, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे मेरा ब्लैक पर्ल वापस पाने में मदद करो। रॉय ये सुनकर दंग रह गया, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने इस वाक्य से एक जानकारी सुनी थी। इस समय ऐसा लग रहा था कि जैक स्पैरो को अभी कुछ समय पहले ही निर्वासित किया गया था। मूल रूप से जैक स्पैरो को डेवी जोन्स को ढूंढकर उसके साथ सौदा करना चाहिए था। डेवी जोन्स ने उसे ब्लैक पर्ल वापस पाने में मदद की। बदले में जैक स्पैरो को फ्लाइंग डचमैन पर 100 साल तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। हालांकि ब्लैक पर्ल वापस लेने के बाद जैक स्पैरो अपने वचन से मुकर गया और डेवी जोन्स का पीछा करने से बच गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि अपनी उपस्थिति के कारण जैक स्पैरो को व्यापार के लिए एक और लक्ष्य मिल गया था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सुना था कि रॉय और कैसेंड्रा एक समुद्री डाकू दल की तलाश कर रहे थे और जैक स्पैरो के पास दिमागी कंपास जैसा कुछ था। इससे जैक स्पैरो को एहसास हुआ कि रॉय के साथ व्यापार करने के लिए उसे जो कीमत चुकानी होगी वह डेवी जोन्स के साथ व्यापार करने के लिए चुकाई जाने वाली कीमत से बहुत कम हो सकती है। इसलिए भले ही वह जानता था कि रॉय एक राक्षस है, जैक स्पैरो फिर भी उसके पास आया। वह जानता था कि राक्षस के साथ सौदा करना एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन ब्लैक पर्ल को वापस लेने के लिए उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। रॉय समझ सकता था कि वह क्या सोच रहा था। अगर कैसेंड्रा का जुनून बदला लेना था तो जैक स्पैरो का जुनून उसका ब्लैक पर्ल था।
क्या मुझे ये सौदा स्वीकार करना चाहिए? रॉय सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी उंगलियों के तीखे नाखून जमी हुई कुर्सी के आर्मरेस्ट पर धीरे धीरे टैप कर रहे थे, जिससे बर्फ पर टैप करते समय स्पष्ट लयबद्ध खनकने वाली आवाजें आ रही थी। इस आवाज ने जैक स्पैरो को खामोश जहाज पर असहज महसूस कराया। हालांकि जैक स्पैरो के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उसने बोलने की हिम्मत नहीं की और घबराकर रॉय के जवाब का इंतजार करने लगा। अनुवादक एटलस स्टूडियोज, संपादक एटलस स्टूडियोज। जब वह शांत हुआ और इस बारे में ध्यान से सोचा तो रॉय को एहसास हुआ कि उसने गलती की थी। वह जैक स्पैरो का एक और लेन देन साझेदार नहीं बल्कि एकमात्र साझेदार होना चाहिए। असलियत यह थी कि जैक स्पैरो ने एक बार डेवी जोन्स की तलाश की थी। उसने समुद्र की तलहटी में डूबे ब्लैक पर्ल को पाने के लिए डेवी जोन्स की तलाश की थी। इस सौदे के लिए जैक स्पैरो ने डेवी जोन्स के साथ एक समझौता किया था। दोनों पक्षों ने सहमति जताई थी कि जैक स्पैरो 13 साल तक ब्लैक पर्ल का कप्तान रहने के बाद कड़ी मेहनत करने के लिए फ्लाइंग डचमैन में जाएगा। जब उसने सौदा किया तो जैक स्पैरो ने शायद इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि ब्लैक पर्ल के बचाए जाने के बाद जैक स्पैरो सिर्फ 2 साल के लिए कप्तान बना। उसके बाद बारबोसा ने उसे सफलतापूर्वक धोखा दिया। पिछले कुछ सालों में ब्लैक पर्ल का कप्तान बारबोसा था और बारबोसा ब्लैक पर्ल की गति की मदद से पूरे कैरेबियन सागर में लूटपाट करता रहा था। जैक स्पैरो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वह ब्लैक पर्ल को वापस लेने के मौके तलाशता रहता था। रॉय ने सोचा था कि वह जैक स्पैरो का दूसरा व्यापारिक साझेदार था, लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया, जैक स्पैरो और डेवी जोन्स के बीच समय सीमा कम होती गई। अगर जैक स्पैरो जहाज को फिर से हासिल करने में मदद करने के लिए डेवी जोन्स को खोजने की हिम्मत करता, भले ही डेवी जोन्स ने दूसरी बार उसकी मदद की हो, तो वह वादा पूरा करने के लिए शायद पहले उसे पकड़ लेगा। डेवी जोन्स हर 10 साल में सिर्फ एक बार ही किनारे पर जा सकता था, क्योंकि वह फ्लाइंग डचमैन का प्रभारी था। अगर जैक स्पैरो अपनी बात से मुकरना चाहता था और समझौते को पूरा नहीं करना चाहता था, तो उसे इस समय डेवी जोन्स के पास नहीं जाना चाहिए। चूंकि वह डेवी जोन्स को नहीं ढूंढ पाया था, इसलिए वह अपने ब्लैक पर्ल को पुनः प्राप्त करने के लिए केवल एक अन्य तरीका ही सोच सका। लेकिन अगर रॉय का अनुमान सही था, तो बारबोसा और बाकी लोग पहले से ही एजटेक सोने के सिक्कों के अमर अभिशाप से पीड़ित थे और न तो इंसान बने थे और न ही भूत। लंबे समय तक बारबोसा और ब्लैक पर्ल का दल अभिशाप को हटाने के लिए जगह जगह बिखरे एजटेक सोने के सिक्कों की तलाश में इधर उधर भागता रहा। रॉय को लगा कि जैक स्पैरो को बारबोसा और बाकी लोगों की स्थिति के बारे में पहले से ही पता होगा। इन शापित गद्दारों का सामना करते हुए जैक स्पैरो को शायद कोई अच्छा विचार नहीं सूझा, इसलिए वह रॉय के राक्षस होने की खबर सुनकर उसे खोजने निकल पड़ा। अगर रॉय उसकी मदद नहीं करता, तो जैक स्पैरो सिर्फ इधर उधर भटकता रहता। पोर्ट रॉयल में एलिजाबेथ को खोजने में उसे शायद काफी समय लग जाता, जिसके पास एजटेक सोने का सिक्का था। उसके बाद ही वह बारबोसा के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर पाता। ये बात समझते ही रॉय को तुरंत समझ आ गया कि जैक स्पैरो दरअसल उसे भीख मांग रहा था, लेकिन रॉय को जैक स्पैरो की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसका कंपास जादुई था, लेकिन रॉय अब प्रेरित हो चुका था। वह अपनी आत्माओं का इस्तेमाल करके सिस्टम के जरिए हथियारों को खोजने के लिए एक ऐसा ही उपकरण बना सकता था। इसलिए रॉय ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, आपने जो प्रस्ताव रखा है वह पर्याप्त नहीं है। ये सही है, जैक स्पैरो ने जिस सौदे का जिक्र किया था वह रॉय के लिए पूरी तरह बेकार था। रॉय के लिए समुद्री लुटेरों की आत्माओं को इकट्ठा करने के बाद वह किसी भी समय उन समुद्री लुटेरों को ढूंढ सकता था और कैसेंड्रा को उसके पहले लक्ष्य से बदला लेने में मदद कर सकता था। काफी नहीं, जैक स्पैरो ये सुनकर दंग रह गया। मैं अब सिर्फ एक बेघर समुद्री डाकू हूं। तुम्हें और क्या चाहिए? मुझे मत बताओ कि तुम्हें डेवी जोन्स की तरह मेरी आत्मा चाहिए। रॉय ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तुम्हारी आत्मा किस लिए चाहिए? तुम्हारी आत्मा में कुछ भी खास नहीं है। हाँ, रॉय के विचार में हालांकि जैक स्पैरो इस दुनिया में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन उसकी आत्मा किसी अन्य से अलग नहीं थी। जब से उसने वैन हेल्सिंग की दुनिया में वैन हेल्सिंग को मारा था, रॉय को समझ आ गया था कि ये काल्पनिक दुनियाएं वास्तव में समानांतर दुनियाएं थी। इन दुनियाओं का इतिहास बदला जा सकता था और तथाकथित नायक केवल कुछ अवधियों में विशेष पात्र थे। वैन हेल्सिंग जैसी परिस्थितियां, जो गैब्रियल के अवतारों में से एक थी, बहुत दुर्लभ थी। इसके अलावा जैक स्पैरो के चरित्र के साथ, चूंकि उसने अपनी आत्मा का उल्लेख किया था, इसका मतलब था कि उसने अपने वचन से पीछे हटने के बारे में सोचा था। अन्यथा एक व्यक्ति जो पूरी तरह से नीचे नहीं गिरा था, वह अपनी आत्मा को एक राक्षस के साथ व्यापार करने की पहल कैसे कर सकता था? मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ, जैक स्पैरो ने कहा। मुझे लगा कि कैप्टन जैक स्पैरो की आत्मा शायद इससे ज्यादा कीमती होगी। अच्छा, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूं? रॉय खुद को कैसेंड्रा की ओर देखने से रोक नहीं पाया। फिर उसने अपने पंजे फैलाए और धीरे धीरे जैक स्पैरो के सामने अपनी उंगली को एक एक करके जकड़ लिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैं जो चाहता हूं वह ये है कि इस दुनिया के लोग मुझसे डरें। मैं चाहता हूं कि वे जाने कि मेरा अस्तित्व नरक के रसातल के अस्तित्व का प्रतिनिधित्व करता है। जब लोग अक्षम्य अपराध करते हैं तो उनके लिए नरक के द्वार खुल जाते हैं। जहां तक मेरा सवाल है, राक्षसों से इस नरक के रसातल का न्यायाधीश है। हालांकि उसके शब्द थोड़े मूर्खतापूर्ण थे, लेकिन वे वास्तव में रॉय के दिल से निकले शब्द थे। रॉय की बातें सुनकर जैक स्पैरो दंग रह गया। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे उसके हाव भाव को हास्यास्पद बना रहे थे। रुको रुको, जैक स्पैरो ने सावधानी से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम देवदूत नहीं बल्कि शैतान हो? क्या देवदूत और दानव में कोई अंतर है? रॉय ने उसकी ओर देखा। क्या तुमने कभी सोचा है कि दानव क्यों होते हैं? अच्छाई और बुराई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब देवदूत जीवन को समाप्त करने के लिए अपनी तुरही बजा सकते हैं, तो दानव मुक्ति क्यों नहीं ला सकते? विनाश के बिना नया जीवन कैसे हो सकता है? स्वर्ग का अस्तित्व लोगों के अच्छे इरादों का मार्गदर्शन करने के लिए है और नरक का अस्तित्व लोगों की दुर्भावना के खिलाफ चेतावनी देने के लिए है। क्या इसमें कुछ गलत है? जैक स्पैरो अचंभित रह गया और कैसेंड्रा भी, लेकिन वह बेजान थी, इसलिए कोई नहीं बता सका। हालांकि जैसे ही रॉय ने ये कहा, जमे हुए भूत जहाज के चारों ओर की धुंध चुपचाप छट गई। सूरज चमक उठा, लेकिन इससे कोई अशुभ एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय ये बेहद सौम्य महसूस हुआ। पूरा समुद्र अजीब तरह से शांत था और हवा में एक भी हलचल नहीं थी। पूरा समुद्र एक दर्पण की तरह शांत था, मानो पूरी दुनिया इस पल में रुक गई हो। इस अजीब सी खामोशी में रॉय को लगा जैसे कोई आवाज उसके कान में फुसफुसा रही है, लेकिन सुनने की बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वह उसे साफ साफ नहीं सुन पा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह बुदबुदाती आवाज उससे क्या कह रही है। सिर्फ बड़बड़ाहट ही नहीं, रॉय को अपने शरीर के इर्द गिर्द कुछ गर्माहट भी महसूस हुई। ये गर्माहट न तो समुद्री हवा थी, न ही सूरज की रोशनी, न ही यह कोई जादुई शक्ति या आभा थी। रॉय इसे समझा नहीं सका।
उसे नहीं पता था कि यह अजीब स्थिति जो कि समय की तरह लग रही थी कितनी देर तक चली, शायद कुछ मिनट या शायद सिर्फ एक पल। जब रॉय होश में आया तो उसने पाया कि हवा फिर से बह रही थी और समुद्र की सतह पर हल्की सी लहरें उठ रही थी। बड़बड़ाहट गायब हो गई थी और उसके शरीर को घेरने वाली गर्मी गायब हो गई थी। कैसेंड्रा फिर से आगे बढ़ी। वह धीरे से रॉय के सामने घुटनों के बल बैठी और बोली, मास्टर, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। हालांकि जैक स्पैरो कैसेंड्रा की तरह नहीं था, लेकिन वह उतना बेफिक्र भी नहीं था जितना वह आमतौर पर होता था। उसने रॉय की बातों पर गंभीरता से विचार किया और कहा, ठीक है, शायद मैंने जो दानव से सुना है वह चट से सुनी गई बातों से कहीं ज्यादा वास्तविक है। रॉय को इस बात की परवाह नहीं थी कि वे दोनों क्या कह रहे थे। वह अभी भी असमंजस में था, सोच रहा था कि अभी क्या हुआ था। उन्हें यकीन था कि यह निश्चित रूप से कोई भ्रम नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अपने शरीर को महसूस किया तो उन्हें इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। जब रॉय ने सिस्टम इंटरफेस खोला तो उन्हें एहसास हुआ कि वास्तव में कुछ अजीब हुआ था। रॉय के गुण पैनल में एक प्रतिभा चुपचाप प्रकट हो गई थी। रसातल का मतदाता। कोई स्पष्टीकरण नहीं था, केवल प्रश्न चिन्ह थे। उत्पत्ति अज्ञात थी और विवरण अज्ञात था, यहां तक कि जब उन्होंने सिस्टम से पूछा तो सिस्टम को नहीं पता था कि क्या हो रहा था। रॉय वास्तव में भ्रमित था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रतिभा का संबंध पहले की अजीब सी बड़बड़ाहट से था। वह बड़बड़ाहट क्या थी? सभी चीजों की भाषा, स्वर की इच्छा का महान दाव, या ये कोई और अवर्णनीय अस्तित्व था? ये बड़बड़ाहट मेरे द्वारा उन शब्दों को कहने के बाद प्रकट हुई जिसका अर्थ था कि इसका स्रोत मेरे शब्द ही होने चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे शब्दों ने स्वर के रहस्यों को उजागर कर दिया हो? लेकिन ये सही नहीं है। क्या यह नहीं कहा जाता कि स्वर के रहस्यों को उजागर करने से सजा मिलती है? उदाहरण के लिए, आपकी आयु कम हो जाती है। मेरे पास अतिरिक्त प्रतिभा क्यों है? रसातल का मतदाता। हालांकि रॉय को इस प्रतिभा का सही अर्थ समझ में नहीं आया, लेकिन सिर्फ इस नाम को सुनकर ही उसे लगा कि यह असाधारण है। यह निश्चित रूप से कुछ अच्छा था। यह इतना अचानक हुआ कि मैं मानसिक रूप से तैयार नहीं था, रॉय ने मन ही मन बुदबुदाया। इस समय रॉय को अभी भी नहीं पता था कि उसके द्वारा कहे गए शब्द कितने शक्तिशाली थे। वास्तव में वह उन शब्दों को कह पाया जिसका मतलब था कि उसने सृष्टिकर्ता के सच्चे इरादे को समझ लिया था। लाखों सालों तक जैसे जैसे समय बीतता गया, स्वर्ग और नर्क में बहुत कम लोग थे जो इस सच्चे इरादे को याद रख पाते थे। आत्माओं के लिए लड़ने के लिए स्वर्ग और नर्क लगातार युद्ध में थे और स्वर्गदूत और राक्षस लंबे समय से निर्माता के मूल इरादे को भूल गए थे। एक पक्ष ने खुद को महान देवता माना, जबकि दूसरा पक्ष अपने मूल मिशन को भूल गया और विनाश और वध में गिर गया, खुद को निकालने में असमर्थ। अब ये रॉय था जो मानवीय विचारों और यादों वाला एक दानव था, जिसने कैसेंड्रा से इसे समझा था। इसलिए जिस क्षण उसने ये शब्द कहे, उसके भीतर भाषा की आत्मा जैसी एक शक्ति बन गई थी। सृष्टिकर्ता को गए हुए बहुत समय हो गया था, लेकिन चाहे कितना भी समय बीत जाए, हमेशा ऐसे लोग रहेंगे जो उसकी इच्छा को समझ सकते हैं, और ये लोग तथाकथित मतदाता थे। रॉय को इस समय यह नहीं पता था, वह केवल ये सोचकर आहें भर सकता था कि इस रहस्यमयी दुनिया में अभी भी कितना कुछ अज्ञात है। कस्टम मेड डेमन किंग हैश अध्याय 110 दानव का खेल। कस्टम मेड डेमन किंग अध्याय 110 दानव का खेल ऑनलाइन पढ़े सभी पृष्ठ उपन्यास बिन। रॉय समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था, इसलिए उसने कुछ समय के लिए अपनी जिज्ञासा को शांत कर लिया। इस समय जैक स्पैरो की नजरें जहाज पर मौजूद हालात पर इधर उधर घूम रही थी। जब उसे एहसास हुआ कि उसने जो प्रस्ताव रखा था वह उसके सामने मौजूद राक्षस नहीं चाहता था, तो वह भागने का उपाय सोचने लगा। राक्षस के साथ सौदा करना बहुत खतरनाक था। जब बातचीत विफल हो गई तो जैक स्पैरो चिंतित था, क्या होगा अगर राक्षस बुरे मूड में हो और सीधे उसकी आत्मा ले जाए। रॉय ने देखा कि जैक स्पैरो क्या सोच रहा था। उसे जैक स्पैरो की आत्मा की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन अगर वह उसे इतनी आसानी से अपने जहाज से जाने देता तो वह शैतान नहीं होता। रॉय को अचानक एक विचार आया। वह खड़ा हुआ, जैक स्पैरो के सामने चला गया और सीधे उसे घूरने के लिए नीचे झुका। हालांकि मुझे आपके सौदे में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आप इस दुनिया में पहले व्यक्ति हैं जो मुझे ढूंढने आए हैं, इसलिए मैं आपको तरजीह दे सकता हूं। किस किस तरह का विशेषाधिकार? जैक स्पैरो ने सावधानी से पूछा। एक और डील, रॉय ने जैक स्पैरो की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हें पैसे पसंद है? बेशक, जैक स्पैरो ने हल्के से कंधे उचकाते हुए शांत रहने का नाटक किया। इस दुनिया में पैसा किसे पसंद नहीं है? उस स्थिति में मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। रॉय ने अपना दाहिना हाथ हवा में बढ़ाया, उसकी हथेली डेक की ओर थी। जैक स्पैरो इस बात को लेकर उलझन में था कि रॉय क्या करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाता, रॉय के हाथ में एक सुनहरी चमक प्रकट हुई। डिंग, एक सोने की वस्तु डेक पर गिरी और एक कर्कश और मधुर ध्वनि उत्पन्न हुई। जब जैक स्पैरो ने यह ध्वनि सुनी तो उसके कान तुरंत खड़े हो गए। इससे पहले कि वह आश्चर्य से चिल्ला पाता, रॉय के हाथ से एक और सोने की वस्तु गिर गई। एक टुकड़ा, दो टुकड़े, 10 टुकड़े, 100 टुकड़े। जैक स्पैरो की अचंभित निगाहों के सामने ढेर सारी सोने की छड़ें लगातार शून्य से बाहर गिर रही थी और डेक पर गिर रही थी। दूसरी सोने की छड़ों से टकरा रही थी और तीखी आवाजें कर रही थी। ओह माय गॉड! जैक स्पैरो घुटनों के बल बैठ गया। सोने की छड़ों से टकराने के खतरे को नजरअंदाज करते हुए वह उन पर झपटा। हालांकि रॉय अभी भी सिस्टम स्पेस से सोने की छड़ें निकाल रहा था। जैक स्पैरो, जो घुटनों के बल बैठा था, जल्दी ही सोने की छड़ों में दब गया। अंत में रॉय ने आखिरकार सोने की छड़ें छोड़ना बंद कर दिया। जब जैक स्पैरो को दफनाया गया और उसका केवल सिर अभी भी बाहर था, इस समय डेक का अधिकांश हिस्सा सोने की छड़ों में डूबा हुआ था। हजारों चमचमाती सोने की छड़ों ने जैक स्पैरो की आंखों को चमका दिया और वह सोने के ढेर में लेटे होने के इस एहसास का उत्साहपूर्वक आनंद ले रहा था। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वह लगभग दब चुका था, बल्कि इसके बजाय उसने सोने के ढेर में तैरने की कोशिश की, सोने की छड़ों को हिलाया और खनकने की आवाजें निकाली। जैक स्पैरो के उत्साहित भाव को देखकर रॉय ने पुष्टि की कि मनुष्य वास्तव में सोने पर काली गैस को नहीं देख सकते। जब जैक स्पैरो ने सोने के इस ढेर में खूब आनंद लिया तो रॉय ने शांत भाव से पूछा, तुम्हें ये कैसा लगा? हे भगवान! जैक स्पैरो ने कुछ क्षणें पकड़ी और उन्हें जोर से चूमा। ये सच है, तुम निश्चित रूप से एक राक्षस नहीं हो, बल्कि एक असली देवदूत हो। नहीं, यहाँ तक कि देवदूत भी तुम्हारे जितने उदार नहीं है। ओह, इन प्यारे छोटे बच्चों को देखो, वे बहुत आकर्षक हैं और उनकी आवाज बहुत मधुर है। वे दुनिया की सबसे प्यारी चीजें हैं। हजारों सोने की छड़ें देखने के बाद रॉय के प्रति जैक स्पैरो का स्वर बदल गया और उसने रॉय को सम्मानपूर्वक संबोधित भी किया।
रॉय ने जैक स्पैरो की तरफ देखा, जो पहले से ही सोने को अपना मान रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और जैक स्पैरो को इसका लुत्फा उठाने दिया। थोड़ी देर बाद रॉय ने अचानक शांति से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें ये सोना बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हें किसने बताया कि मैं ये सब तुम्हें देने जा रहा हूँ। जब ये शब्द जैक स्पैरो के कानों तक पहुंचे तो मानो आसमान से बिजली गिर गई हो, वह स्तब्ध रह गया। क्या क्या कहा तुमने? मुझे नहीं दे रहे हो? जैक स्पैरो अविश्वास में घूमा और रॉय को देखा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही अद्भुत भाव था। रॉय अपनी जमी हुई कुर्सी पर वापस आकर बैठ गया। एक हाथ गाल पर रखते हुए उसने जैक स्पैरो से कहा, मेरे पास अभी भी इस तरह का बहुत सारा सोना है। जो तुम अभी देख रहे हो वह अधिकतम 1% है। ये भी कहा जा सकता है कि अगर मैं सारा सोना निकाल दूं तो पूरा जहाज भी उसे समाहित नहीं कर पाएगा। ये सुनकर जैक स्पैरो ने गहरी सांस ली, फिर भी उसकी सांसें भारी हो गई। यह जहाज भी सारा सोना नहीं समा सकता। ये कितनी दौलत है। शायद इस दौलत की उत्तेजना के कारण जैक स्पैरो का दिमाग इस समय थोड़ा साफ था। उसने सावधानी से पूछा, उदार स्वामी, अगर मैंने अभी गलत नहीं सुना तो ऐसा लगता है कि आपने कहा था आप मुझे सौदा करने का एक और मौका देंगे। ये सही है। रॉय ने सिर हिलाया। इस लेन देन का नियम यह है कि आप अपने पास जो कुछ भी है उसे छोड़ दें और फिर आप मेरे जहाज से उतना ही वजन सोना ले जा सकते हैं। ये कैसा है? क्या यह उचित है? ये वह विशेषाधिकार है जो केवल तुम्हें ही मिल सकता है। रॉय मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि रॉय की मुस्कुराहट डरावनी लग रही थी, फिर भी जैक स्पैरो को इसकी परवाह नहीं थी और उसने अधीरता से पूछा, सच में कुछ भी? बेशक। रॉय ने फिर से सिर हिलाकर पुष्टि की। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कृपया अपना प्रदर्शन शुरू करें का इशारा भी किया। अगले ही पल जैक स्पैरो ने तुरंत अपनी कैप्टन की टोपी उतारकर डेक पर फेंक दी। फिर उसने अपना कोट भी उतार दिया। कुछ ही देर बाद जैक स्पैरो ने भी अपने कपड़े उतार दिए। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, साथ ही गंदा सामान, अपनी बंदूक, कटलेस, रम की बोतल वगैरह सब कुछ उतार दिया। वह इन चीजों को रॉय के सोने के बदले में बदलना चाहता था। बहुत बढ़िया। रॉय ने अपनी उंगली हिलाई और जैक स्पैरो के कपड़े हवा में तैरने लगे। रॉय ने उसका वजन किया और कहा, इन सभी चीजों को मिलाकर 2 किलो सोना मिल सकता है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सोने के ढेर से 20 सोने की छड़ें अलग होकर जैक स्पैरो के सामने उड़ी और उसके पैरों पर गिर गईं। क्योंकि वह नंगा था, जैक स्पैरो फ्रोजन घोस्ट शिप पर ठंड से कांप रहा था। लेकिन जब उसने अपने पैरों के पास 20 सोने की छड़ें और फिर ढेर में हजारों सोने की छड़ें देखी तो जैक स्पैरो को तुरंत बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ और उसने जल्दी से कहा, रुको रुको, और भी है। रॉय ने कुछ नहीं कहा और उसे अपनी बात जारी रखने का इशारा किया। जैक स्पैरो को कुछ सूझा और उसने अपनी उंगलियों से अजीबोगरीब हरकतें करते हुए जमीन से खाली रम की बोतल उठाई और पलटा। छप छप की आवाज आए और बोतल में नारंगी पीले रंग का तरल पदार्थ दिखाई दिया। पेशाब खत्म होने के बाद वह सावधानी से हिला। एक भी बूंद लीक होने के डर से वह तब तक हिलाता रहा जब तक उसका पूरा मूत्राशय खाली नहीं हो गया। फिर उसने पलटकर रॉय को बेचैनी से देखा। रॉय मन ही मन जैक स्पैरो को कोस रहा था, लेकिन वह भावशून्य था। उसने सिर हिलाकर अपनी पहचान जाहिर की और 2 सोने की छड़ें फेंक दी। जैक स्पैरो ने राहत की सांस ली और सोने के बदले में कुछ खोजने लगा। उसने अपने बाल भी कटवा दिए, लेकिन पाया कि बाल बहुत हल्के थे और उन्हें ज्यादा सोने के बदले में नहीं बदला जा सकता था। अन्यथा रॉय ने सोचा कि वह नीचे के बालों से भी सोना बदल सकता था। अंत में जब उसे कुछ नहीं मिला तो जैक स्पैरो की नजर अचानक उस कटलेस पर पड़ी जिसे उसने देख पर फेंक दिया था। उसने कटलास उठाया और कुछ वार किए, फिर उसने झिझकते हुए अपने हाथ की ओर देखा, जो बहुत दिनों से नहाए न होने के कारण काला पड़ गया था। इस समय रॉय सीधा होकर बैठ गया। खेल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आने वाला था। रॉय ने पहले कहा था कि सोने के बदले कुछ भी मिल सकता है, लेकिन कुछ सांसारिक चीजों का क्या वजन हो सकता है। इसलिए इस खेल में खिलाड़ी निश्चित रूप से अपने शरीर पर मौजूद मांस के बारे में सोचेगा। एक हाथ से तो मांस और हड्डियों का वजन भी कम से कम 5 किलोग्राम होगा और बदले में मिलने वाला सोना स्वाभाविक रूप से ज्यादा होगा। कैसेंड्रा स्पष्ट रूप से रॉय के कहने का मतलब समझ गई थी, इसलिए उसकी कंकाल जैसी आंखें भी जैक स्पैरो को गौर से देख रही थी। ये देखना चाहती थी कि वह क्या निर्णय लेगा। जैक स्पैरो ने अपने दाहिने हाथ में कटलेस पकड़ी और अपनी बाईं बांह से इशारा किया, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। रॉय ने उसे जल्दी नहीं किया और बस देखता रहा। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद जैक स्पैरो ने आखिरकार हार मान ली। उसने कटलेस को एक तरफ फेंक दिया और निराश होकर रॉय से कहा, मैं बस इतना ही बदल सकता हूं। रॉय ने कुछ नहीं कहा और सिर हिला दिया। ठीक है, आप सोना ले सकते हैं। जैक स्पैरो ने जमीन पर पड़ी सोने की छड़ों को गले लगाया और अनिच्छा से उसे जहाज के किनारे ले गया। जब वह छोटी नाव पर वापस आया और सोना नीचे रख दिया तो उसने धीरे धीरे नाव को दूर ले गया। अंत में वह अपना हाथ काटने में असफल रहा, साथ ही उसने कंपास को भी नहीं छोड़ा। यह एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे उसने छीन लिया था और जिसका इस्तेमाल उसने सोने के बदले में नहीं किया था। ऐसा लगता था कि उसके दिमाग में ये कंपास जिसका इस्तेमाल वह ब्लैक पर्ल को खोजने के लिए कर सकता था, सोने से ज्यादा महत्वपूर्ण था। बेशक यह भी संभव था कि उसने रॉय के जमे हुए भूख जहाज को फिर से खोजने और दूसरी बार सोने के लिए व्यापार करने के लिए कंपास का उपयोग करने की योजना बनाए हो। कौन जानता था कि उसका असली उद्देश्य क्या था। जैक स्पैरो के जाने के बाद कैसेंड्रा ने रॉय से पूछा, मास्टर, आपने उसके साथ ऐसा सौदा क्यों किया? मैं बस ये देखना चाहता था कि वह कितना लालची है। रॉय ने कहा, अगर उसने वाकई सोने के बदले अपना हाथ काट लिया होता तो वह मौत से दूर नहीं होता। मैं उसका इलाज नहीं करता और वह इस समुद्र में खून से लथपथ होकर मर जाता। भले ही वह सोना ले सकता था, लेकिन उसके पास इसका आनंद लेने के लिए जीवन नहीं होता। उस समय मैं उसकी आत्मा ले लेता। कैसांड्रा ने कहा, इसका मतलब है कि इस आदमी के पास एक लक्ष्य है, वह लालच में अंधा नहीं है। कौन जानता है, अगर मैं उससे कहूं कि वह 10 गुना ज्यादा सोने के बदले में इसे खरीद सकता है तो क्या वह अपनी समझदारी बनाए रख पाएगा? रॉय मुस्कुराया और डेक पर लौट आया। उसने जैक स्पैरो द्वारा छोड़े गए कपड़े उठाए और कपड़ों के ढेर से एक पेंडेंट ढूंढ निकाला। ये पेंडेंट मूलतः जैक स्पैरो के सिर पर लगा था और रॉय ने इसे तुरंत पहचान लिया। ये समुद्री लुटेरों के सरदारों की निशानियों में से एक है जो देवी कैलिप्सो को सील करती है ना? जैसी कि उम्मीद थी, मुझे ये बिना किसी प्रयास के मिल गया। रॉय ने पेंडेंट उठाया, पेंडेंट के नीचे चांदी के सिक्के को देखा और खुद को हंसने से रोक नहीं सका। हाँ, रॉय ने ऐसा सौदा करने में संकोच नहीं किया था और यहाँ तक कि जैक स्पैरो के बदसूरत प्रदर्शन को भी देखा था ताकि वह अपने पिता द्वारा उसे दिए गए सील टोकन को प्राप्त कर सके। यह शायद एकमात्र ऐसी चीज थी जिसे जैक स्पैरो वास्तव में निकाल सकता था, जिसे सौदेबाजी की शक्ति माना जा सकता था।